कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? चार ऑप्शन आपके सामने है। वल्लभ भाई पटेल ने, राजगोपालाचारी ने, वीपी मेनन ने और जवाहरलाल नेहरू। ये दोस्तों पहली बार तो नहीं, मैं कह सकता हूं कई बार क्वेश्चन आ चुका। उत्तर नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। बात संयुक्त राजस्थान की है, 18 अप्रैल 1948। ये वैसे देखा जाए तो ये तीसरा चरण है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, कौन सा चरण है? तीसरा चरण। तीसरा चरण है। तीसरे चरण में जवाहरलाल नेहरू ने उदयपुर में इसका उद्घाटन किया। राज प्रमुख किसको बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ महाराणा राज प्रमुख। राज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। दोस्तों मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी राज प्रमुख बनाए गए। अब आपके सामने यह क्वेश्चन बनता है कि उपराज प्रमुख कौन थे? आजकल बड़े खतरनाक क्वेश्चन आते हैं कि मान लो कथन आ जाए, इस क्वेश्चन का कथन कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। उपराज प्रमुख भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वरिष्ठ और एक होता है कनिष्ठ। अब कोई आपसे पूछे वरिष्ठ कौन था? वरिष्ठ तो वरिष्ठ है कोटा के भीम सिंह, भीम सिंह फ्रॉम कोटा। अब बच गए आपके कनिष्ठ यानी छोटे, और छोटे छोटे दो है। छोटे में भी दो है, मैं लिख सकता हूं दो नाम दोस्तों। एक तो है बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह और दूसरे हैं डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह जी। यह बात आपको याद करनी है, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। बूंदी के बहादुर सिंह जी, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी, ये दोनों कौन से? ये मैं लिखना चाहूंगा कनिष्ठ। क्वेश्चन जैसा है वैसा। अब एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अब यहां प्रधानमंत्री कौन बनेगा? माणिक्यलाल वर्मा बनेंगे। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। पीएम कौन बनेगा? पीएम बनेंगे माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल जी। डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? लालकृष्ण आडवाणी। हाँ जी दोस्तों, डिप्टी पीएम डी और पीएम ये गोकुल लाल असावा, शाहपुरा वाले गोकुल लाल असावा। दोस्तों यह बात जरूर याद करें, ये शाहपुरा के थे। अब मान लो एक क्वेश्चन आ जाए, इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण से संबंधित दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। फ्यूचर का क्वेश्चन क्या बन सकता है? आज तक ऐसे आया, क्योंकि आजकल बड़े कथन वाले गजब के क्वेश्चन आते हैं। कथन नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया। कथन नंबर 1। कथन नंबर 2, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। कथन नंबर 3, वरिष्ठ उपराज प्रमुख के रूप में कोटा के भीम सिंह और कनिष्ठ के रूप में बूंदी के बहादुर सिंह और शाहपुरा के गोकुललाल असावा को बनाया गया। चौथा ऑप्शन, माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री और डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। 4 कथन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चन फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे फ्यूचर में, इसी में से बन सकता है। और तकड़ी बात एक और, हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के समय माणिक्यलाल वर्मा जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपना मंत्रिमंडल तैयार किया, कैबिनेट तैयार किया। उस कैबिनेट में गोकुललाल असावा को डिप्टी प्रधानमंत्री बनाया। साथ ही साथ आपके प्रेम नारायण माथुर और भूरेलाल बयां, वो भी उदयपुर के थे, उनको अपने साथ में मंत्रिमंडल में लिया। साथ ही साथ मोहनलाल सुखाड़िया। याद रखें, इसका मतलब उदयपुर से 3 लोग थे। चौथा माणिक्यलाल वर्मा। यानी इस चरण में जो संयुक्त राजस्थान बना, इसमें जो कैबिनेट बना, उसमें उदयपुर के 4 लोग। उदयपुर का नंबर 1 माणिक्यलाल वर्मा, उदयपुर का नंबर 2 प्रेम नारायण माथुर, उदयपुर का नंबर 3 भूरेलाल बयां, नंबर 4 मोहनलाल सुखाड़िया। ये 4 लोग उदयपुर के हैं। गोकुललाल असावा शाहपुरा के हैं। 5 कोटा के अभिन्न गिरी और डूंगरपुर के भोगीलाल पंड्या और बूंदी के ब्रज सुंदर शर्मा। यह कैबिनेट था। छोड़ो, रट लेना, क्वेश्चन टपकेगा। जो मैंने कैबिनेट बताया है, यह कैबिनेट रट लेना। बूंदी के कौन थे? ब्रज सुंदर शर्मा। याद रखें। इस प्रकार से एक जोरदार क्वेश्चन फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन बनेगा
आपके इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 राइट होगा। क्या गजब का क्वेश्चन है। जिन भांत फौज में नगारो चाहिए, उन्हीं भांत माए उन्हीं भांत बात में कई जरूरी हुए। दोस्तों ये राजस्थानी भाषा का बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। वह कह रहा है कि जिन भांत फौज में नगारो चाहिए, यानी नगाड़ा। दोस्तों नगाड़ा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कहते हैं कि लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन उसमें कहते हैं कि भैंसे की खाल मढ़ दी जाती है नगाड़े में, और बड़ी बड़ी डंडियों से बजाया जाता है। यह नगाड़ा है। आप इसे ताल वाद्य यंत्र बोल सकते हैं, आप इसे अवनद बोल सकते हैं। दोस्तों इसे ताल बोल सकते हैं, आप इसे अवनद बोल सकते हैं, अवनद बोल सकते हैं। थोड़े दिन पहले एक पेपर हुआ बहुत ही शानदार आरपीएससी का। उस पेपर में कुंडी ऑप्शन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में कि कुंडी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। उसमें अवनद ऑप्शन में नहीं था, उसमें ताल था। तो याद रखें कुंडी, कुंडी ध्यान रहे, कुंडी भी अवनद है, ताल है। उसी प्रकार से नगाड़ा भी अवनद है और ताल है। और हम जानते हैं कि भरतपुर में इस नगाड़े को बम बोला जाता है। और भरतपुर में जब होली के आसपास जब फसलें कटती है रबी की, तो वहां पर बड़ा नगाड़ा बजाया जाता है, अर्थात बम बजाया जाता है। साथ ही साथ रशिया गीत गाए जाते हैं, इसलिए वो बम रशिया है। यहां नगाड़ा है। यह कह रहा है जब फौज में युद्ध भूमि में सेना जब लड़ रही है, आमने सामने है, तो बिगुल बजता है और साथ ही साथ नगाड़ा बजता है। तो नगाड़े के बिना युद्ध भूमि वीरान लगती है, फौजों में ताकत नहीं आती। नगाड़ा बजता है तो आती है। उसी प्रकार से जब कोई बात बोल रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, जैसे कोई व्यक्ति कहानी सुना रहा आपको, कोई बात सुना रहा है। आजकल तो फोन ने सब कुछ ऐसी तैसी कर दी, सच बता रहा हूं। पहले के जमाने में कोई बूढ़े बडेरे लोग बैठते कहानियां सुनाते, राजा महाराजाओं की, पता नहीं किस किस की बीती हुई बातों की, दंत कथाएं वगैरह। तो उसमें एक व्यक्ति को पास में बैठना पड़ता था, वो हुंकारा देता था, हां जी हां, बात बात में, ताकि अगले को, कहानी बोलने वाले को पता लगे कि कोई पड़ोस में बैठा हुआ आदमी जिंदा है और उसको एहसास हो कि मुझे सुन रहा है। यह उत्तर क्या होगा? हुंकारो। दोस्तों उत्तर नंबर 1 हुंकारो। एक तकड़ी बात और है, हुंकारो और हुंकारो देवन वाली बात के ऊपर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने गजब की लाइन लिखी, यानी एक बहुत ही शानदार रचना लिखी राजस्थानी भाषा और साहित्य में की एक अनूठी रचना जिसको हम हुंकारो दोसा के नाम से जानते हैं। दोस्तों हुंकारो दोसा किसने लिखा भाई? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। एक मांझल रात, दोस्तों मांझल रात, एक एमोलक बाता, ठीक है, और एक मूमल। जबकि मूमल पर चित्रण सबसे शानदार हुआ है जैसलमेर में, जबकि मूमल जिस पर रचना लिखी गई है किसके द्वारा? हमारी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, है ना। केरे चकवारी बात, बगड़ावतरी गाथा, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, ये तमाम रचनाएं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 हुंकारो इज राइट ऑप्शन। एक और जोरदार क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो। अचलदास खींचरी वचनिका में किनारे जुद्रो बरनाव हुयो है। दोस्तों ये राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी भाषा, जिसका एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि अचलदास खींचरी वचनिका में किनारे यानी किन किन के बीच जो युद्ध हुआ, युद्ध को राजस्थानी भाषा में युद्ध लिखा जाता है, कि उसके किन दो व्यक्तियों के बीच में, क्या किन दो योद्धाओं के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के बारे में अचलदास खींचरी वचनिका में लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन। अचलदास खींची तो चारों में है, लेकिन यहां पर मोहम्मद शाह गलत है, होसन शाह, शेर शाह, जहांगीर उत्तर नंबर 2। दोस्तों ये मांडू के सुल्तान थे। होसन शाह कहां के थे? मांडू के सुल्तान थे होसन शाह। और अचलदास खींची गागरोण के बहुत ही, कह सकता हूं, प्रतापी शासक थे गागरोण के अचलदास खींची। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। ये लगभग 1423-24 के आसपास की बातें हैं। दोस्तों इस युद्ध के बारे में बहुत ही गजब तरीके से गद्य और पद्य शैली में, अर्थात चंपू शैली में एक शानदार रचना लिखी है, जिसका नाम है अचलदास खींचरी वचनिका। दोस्तों ये किसने लिखी है? शिवदास गाढ़न ने। याद रखें शिवदास गाढ़न जो है, इन्होंने बहुत ही प्यारी रचना जो कि गद्य और पद्य है,
गद्य और पद्य दोनों शैली में है, अर्थात इसे चंपू शैली कहा जाता है। चंपू शैली याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। अचलदास खींचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन। दोस्तों हां, कई बार क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन गद्यकार नहीं है। हम जानते हैं कि वैसे राजस्थानी भाषा के प्रथम गद्यकार तो हम शिवचंद भरतिया को मानते हैं, लेकिन शिवदास गार्डन भी गद्यकार हैं। गद्यकार क्यों है? क्योंकि अचलदास की जो खींचीरी वचनिका लिखी है वो गद्य और पद्य दोनों शैली में है, तो इसका मतलब ये गद्यकार भी है और ये पद्यकार भी है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 अचलदास खींचीरी वचनिका इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और जबरदस्त क्वेश्चन, ये देखो। राजस्थानी साहित्य रे आदिकालरा जैन शैलीरा रचनाकार है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल, दोस्तों आदिकालरा कौन से काल का? आदिकालरा जैन शैलीरा रचनाकार। हमें यहां आदिकाल याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा मुझे ये परेशान कर रहा है, फिर भी देखो आदिकाल। 4 ऑप्शन है, आसगु, नरपति नालय, असाहित और श्रीधर व्यास। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 आसगु होगा। दोस्तों कहते हैं कि ये 12वीं सदी के बहुत ही गजब के जैन साहित्यकार हुए। दोस्तों जैन साहित्यकार है और कहते हैं कि ये राजस्थान के जालोर के रहने वाले हैं। दोस्तों जालोर के बारे में तो जितनी बातें हम करें, जैन साहित्य में जैसे आपने सुना होगा कि वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हुए, जिन्होंने जालोर पर शासन किया। उनके दरबार में 2 बड़े गजब के साहित्यकार हुए, जैन साहित्यकार, जिनके बारे में आप जानते ही होंगे। कहते हैं कि ये जालोर के थे, आसगु, और इन्होंने 2 बड़ी गजब की रचनाएं लिखी है, जिनमें एक का नाम है जीवदया रास, दूसरी का नाम है चंदनबाला रास। दोस्तों 2 रचना है जीवदया रास। क्वेश्चन आ चुका भाई कई बार, जीवदया रास और चंदनबाला रास, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रचना किसकी है? आप याद करें, आसगु की है। ये जैन साहित्यकार है। ठीक है, यहां से थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और चीज आपके सामने पेश करूंगा। दोस्तों अब की बार जो चीज है वो है नरपति नालय। अब मैं नरपति नालय की चर्चा करूं तो ये 12वीं शताब्दी के हैं, लेकिन ये जैन साहित्यकार नहीं है ना। नरपति नालय जो बीसल देव रासो लिखते हैं, बीसल देव रासो, ये श्रृंगार रस पर आधारित प्रेम रस या प्रेम काव्य पर आधारित है। बहुत ही गजब का मैं कह सकता हूं रासो है, नरपति नालय के द्वारा लिखा गया बीसल देव रासो। जबकि हम बात करें असाहित की, दोस्तों असाहित वैसे चारण शैली की बहुत ही गजब की रचना, राजस्थानी भाषा की प्रारंभिक रचना मानी जाती है हंसावली। कौन सी? हंसावली। दोस्तों हंसावली के रचनाकार कौन है? असाहित है। यह लगभग 1370-1371 में लिखी गई थी। आप लिख सकते हैं 1370 ईस्वी के आसपास। राजस्थानी साहित्य की या राजस्थानी भाषा की प्रारंभिक रचनाओं में इसकी गिनती होती है हंसावली की। और हंसावली किसने लिखी है? कवि असाहित ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि श्रीधर व्यास, दोस्तों रणमल छंद, हम जानते हैं कि राजस्थानी साहित्य को हम यानी अलग अलग भागों में बांट करके देखें तो वीर गाथा का जो काल है, उस वीर गाथा के काल में श्रीधर व्यास को कौन याद नहीं कर सकता। बहुत ही शानदार इन्होंने वीर गाथा काल की एक रचना लिखी है, रणमल छंद। दोस्तों रणमल छंद, यह क्वेश्चन भी कई बार आया है। रणमल छंद बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किसने लिखा है? श्रीधर व्यास ने। दोस्तों राजस्थान बोर्ड की यदि हम 10वीं की किताब को देख लें तो इस 10वीं की किताब में पेज नंबर लगभग 97-98 के आसपास जाता हूं मैं, जहां पर आपको एक गजब की बात मिलेगी। 97 और 98 पेज। राजस्थानी साहित्य को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है वीर गाथा का काल, उसके बाद में भक्ति काल, उसके बाद में श्रृंगार रीति और नीति परक का काल, और उसके बाद में विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त का काल। दोस्तों जब हम वीर गाथा काल की चर्चा करते हैं तो 1050 से 1550 के बीच का जो काल है वो वीर गाथाओं युक्त है। कहते हैं कि यहां पर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी क्योंकि इस समय बाह्य आक्रमण बहुत ज्यादा हुए, तो यहां संघर्ष की भावना लोगों में बनाए रखने के लिए अनेक साहित्यकार हुए, जिन्होंने गजब गजब की रचना लिख करके लोगों के मन में दोस्तों इसके प्रति यानी संघर्ष की भावना को जागृत करने का काम किया। समाज में
वीर गाथा का जो काल होता है उसमें वीर नायकों की जो भूमिका है उस भूमिका को बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता है ताकि समाज के सामने इस प्रकार के अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत करके लोगों में इस प्रकार की, क्योंकि वीर रसात्मक चीजों को दिखाएंगे तो वो युद्ध भूमि में वो भी दौड़े चले आएंगे। दोस्तों यहां पर वीर गाथा काल की देखो श्रीधर व्यास की रणमल छंद कई बार क्वेश्चन आया है और इस काल में जैन रचनाकारों की अनेक रचनाएं भाई वीर गाथा काल में ही है। आपकी आसगु की मैंने रचना बताई थी है ना, चंदनबाला रास और आपकी जीव दया रास, वो उसी के काल की है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 98 पर लिखा हुआ है। ये जोरदार क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं, एक और जबरदस्त क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रह्मण माता यानी भंवर माता। दोस्तों भंवर माता का मंदिर कहां स्थित है, यानी यहां पर अपने को भंवर माता के मंदिर की बात करनी है। हावानेरी में, जगत में, सलुंबर में, छोटी सादड़ी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 छोटी सादड़ी जो कि प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है। और यहां पर माता यानी भंवर माता का बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में एक तकड़ी बात बताता हूं। यहां पर एक छोटा सा शिलालेख मिला है दोस्तों, एक छोटा सा शिलालेख मिला है लगभग 491 ईस्वी का, यानी आज से 1500 साल पुराना। उसमें इस शक्तिपीठ की बात करी गई है कि यहां पर भंवर माता का मंदिर है, छोटी सादड़ी के निकट है। कभी मौका मिले तो आप जरूर देखें, बहुत प्यारा मंदिर है दोस्तों। उत्तर नंबर 4 छोटी सादड़ी। जबकि मैं बात करूं आबानेरी की, दोस्तों आबानेरी पड़ता है दौसा में। कहां पर पड़ता है, दौसा में। दोस्तों आबानेरी ये गुर्जर प्रतिहार शैली का बहुत ही प्यारा, मैं कह सकता हूं एक स्थान है जहां पर दो बड़ी तकड़ी चीजें देखने को मिलती है। आबानेरी में हर्षत माता का मंदिर है। इस मंदिर की एक बात आपको बताना चाहूंगा, बड़ी गजब की है। कहते हैं कि हर्षत माता का जो मंदिर है 8वीं से 9वीं शताब्दी में निर्मित है, गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है, जिसको महामारू शैली कहते हैं। इस मंदिर के बारे में यह कहा गया है कि इस मंदिर को मूल रूप से भगवान विष्णु का मंदिर बनाया गया, यानी यह मूल रूप से भगवान विष्णु का मंदिर था। बाद में यहां पर हर्षत माता की प्रतिमा स्थापित हुई कुछ सालों के बाद, क्योंकि यहां चारों तरफ छोटा सा कस्बा था, लोग दूर दूर से आते जरूर थे, लेकिन देखने का कोई सिस्टम था नहीं, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मंदिर से किसी ने प्रतिमा चुरा ली, ले गया। आज भी मंदिर में देख करके कभी आता हूं, जाता हूं तो देखता हूं वहां कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन यह मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था, याद रख लेना। और 9वीं शताब्दी का यह गजब का मंदिर है। पर एक तकड़ी बात और है, कहते हैं कि आपने अलहट के बारे में तो सुना ही होगा, अलहट है ना, आलू राव अलहट है ना। उस अलहट की गजब की बात, कहते हैं कि उस अलहट ने 11वीं शताब्दी में आगे चल करके जगत की बात करेंगे तो, क्योंकि जगत जो है ना उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर में मेवाड़ महाराणाओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है, जैसे कैलाशपुरी के बाद जगत। तो जगत की बात करते करते, मतलब आबानेरी की बात करते करते, मैं जगत की भी एक बात और इंपॉर्टेंट है जो कंट्रोवर्सी वाली है वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जगत के बारे में एक तगड़ी बात मेरे पास यह है कि यहां का जो मंदिर है इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। अब एक बात आप बताओ, वैसे तो यह गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है और यह भी गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है हर्षत माता का। आबानेरी जगत वाला मंदिर है, इसे मेवाड़ को खजुराहो बोलते हैं, मेवाड़ का खजुराहो, और यह भी गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। यह दोनों में एक कॉमन बात थी जो बताना चाह रहा था, और इस मंदिर का पुनर्निर्माण अलहट ने करवाया था। यह बात मैं यहां ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलुंबर, क्योंकि सलुंबर अब वर्तमान में शायद जगत सलुंबर में आने लग गया। कोई यदि आप में से सलुंबर का है बच्चा तो प्लीज आप कमेंट्स करके मुझे बताएं, क्या वर्तमान में जगत उदयपुर में नहीं होकर सलुंबर में चला गया है क्या? प्लीज कमेंट्स करके बताएं, कोई बता सकता है क्या? प्लीज, जगत वर्तमान में उदयपुर में है या सलुंबर में? शायद सलुंबर में चला गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यह आबानेरी वाला मंदिर भी हो गया, जगत भी हो गया है। प्लीज आप कमेंट्स करके बता देना मेरे को, है ना, फिर भी कोई शक हो तो। राजस्थान में ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ब्लू पोट्री की बात कर रहे थे, ब्लू पोट्री किशनगढ़, अजमेर की, बालोतरा की, अकोला और जयपुर की। दोस्तों ब्लू पोट्री जयपुर की है। ब्लू पोट्री के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूं। ब्लू पोट्री यानी नीला, और पोट्री मतलब एक प्रकार से मिट्टी का बर्तन हो गया, है ना। जैसे अपन कहते हैं ना कि फलानी सभ्यता में वो पोट्री मिली, एक प्रकार से चीनी मिट्टी के बर्तन बोलते हो। पहले के जमाने में मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनको केवल पोट्री बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, लेकिन आजकल चीनी मिट्टी के बर्तन ज्यादा हो गए, उनके ऊपर कलर हो जाता है ब्लू रंग का, तो उसे ब्लू पोट्री बोल देते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि ये जो ब्लू पोट्री है या पोट्री जो है, इस पोट्री का मूल स्थान कौन सा है, कल को ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे पर्शिया। पर्शिया का मतलब होता है ईरान, यानी ईरान का पुराना नाम पर्शिया है। तो मूल स्थान आपसे कोई पूछ ले,
मूल स्थान, तो पहली बात तो याद रखें पर्शिया। दोस्तों पर्शिया इनका मूल स्थान है, यानी ईरान। यह क्वेश्चन जरूर याद करें, कई बार आया है। ठीक है। ब्लू पोट्री जो है समय समय की बात है। कहते हैं कि अकबर के समय दिल्ली में अकबर शासक थे और उनके जमाने में ईरान से निकल करके वाया लाहौर, काबुल लाहौर होती हुई दिल्ली आ गई थी यह कला। और राजस्थान में इस कला का आगमन मानसिंह के काल का माना जाता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आया कि राजस्थान में ब्लू पोट्री कौन लाया। सच को अब स्वीकार भी करेंगे, लेकिन हमें मजबूरी है, हम राम सिंह पढ़ते हैं। वैसे कई किताबें, जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, इसमें आपको राम सिंह मिलेगा। सच कुछ और था, लेकिन अब क्या करें, हमें राम सिंह याद करना पड़ रहा है। इसके साथ आप भी याद करेंगे कि ब्लू पोट्री को राजस्थान में राम सिंह लाए, उनके ही समय सर्वाधिक विकास हुआ और वर्तमान में ब्लू पोट्री को जीआई टैग मिल चुका है। और गजब की बात तो यह है कि बजट 2023-24 यानी अशोक गहलोत जी का अंतिम बजट, अशोक गहलोत जी ने जाते जाते यह बोला था कि मैं इस ब्लू पोट्री के विकास में एक अनूठा काम करना चाहता हूं, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ब्लू पोट्री जयपुर की है, तो क्यों न ब्लू पोट्री का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में बना दिया जाए। तो याद रखें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लू पोट्री जयपुर में है। याद रखें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी ब्लू पोट्री जयपुर का ही है ना। तो यह बात आप जरूर याद करें। राम सिंह के समय सर्वाधिक विकास वाली बात भी याद करें, मूल स्थान पर्शिया याद करें। बाकी कलाकार बहुत है। अनिल दोराया को कैसे भूल सकता हूं मैं, अनिल दोराया को नहीं भूल सकता, है ना। नाथीबाई को नहीं भूल सकता, गोपाल सैनी को नहीं भूल सकता। तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। प्लीज एक बार क्लास में कमेंट जरूर कर दिया करें भैया। जैसे कोई चीज आपको डाउट लगे तो प्लीज आप मुझे बता दिया करें। हाँ बहुत बढ़िया, ब्लू पोट्री मूल स्थान ये जरूर याद करें। कौन सी बुक है? हाँ, अनिल दोराया, गोपाल सैनी, दो नाम, राजेश गोदा और नाथीबाई और कृपाल सिंह शेखावत। ये तमाम जो लोग हैं ये इसी कला के बहुत ही गजब के सिद्ध हस्तकार है। सिद्ध हस्तकार कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गजब की हस्तकला है। याद रखें, कृपाल सिंह शेखावत पद्मश्री मिला 1974 में। आपको पता है राजस्थान में ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? मैं ऑप्शन देता हूं आपको। राजस्थान में ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? दोस्तों ये ब्लू की जगह पर मैं ब्लैक लिख रहा हूं, ब्लैक अर्थात काली पोट्री। ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, कोई बता सकता है मुझे? दोस्तों मैं ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1 सवाई माधोपुर, नंबर 2 कोटा, नंबर 3 भिलवाड़ा, नंबर 4 चित्तौड़। बता सकता तो बता दो भाई। राजस्थान में ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? कागजी डबल कट तो अलवर की है। लाल और सफेद पोट्री पोखरण की। लाख की पोट्री जिसे सुनहरी पोट्री कहते हैं बीकानेर की। तो बताइए ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? चित्तौड़, सवाई माधोपुर, कोटा और भिलवाड़ा। कोई बता सकता है क्या? प्लीज आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। कोटा और भिलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, भिलवाड़ा, 4 में से कोई एक ऑप्शन आप प्लीज जरूर बताएं कहां की प्रसिद्ध है। कोई बता सकता है तो लिख दें कमेंट्स। बहुत बढ़िया, तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन। प्लीज आप जरूर लिखें कोटा, सवाई माधोपुर। बहुत बढ़िया दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब होगा कोटा और सवाई माधोपुर। यहां दोनों की है ब्लैक पोट्री। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटा और सवाई माधोपुर क्वेश्चन आ चुका है। इन दोनों जगह पर ब्लैक पोट्री का काम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। नेवरी। दोस्तों नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? हाथ में, गले में, पैर में, कमर में? दोस्तों न से नेवरी, न से नेवटी, नेवरी। नुपुर बोल सकता हूं, नुपुर है, नकुम, नकुम या नकुम, नकुम, नुपुर, नेवरी, है ना। हाथ में गलत हो गया, गले में, कमर उत्तर नंबर 3, पैर में। दोस्तों नेवरी आभूषण जो है वो पैर का आभूषण है। मैंने एक जैसे 3-4 नाम लिखे हैं। न से नेवरी, न से नुपुर, है ना, ये नुपुर है, नुपुर, ठीक है, और नकुम, ये तीनों के तीनों पैर के आभूषण है। जबकि मैंने कई बार बता दिया आपको, हाथ में बल्ल्या याद कर लेना। हाथ में बल्ल्या कई बार क्वेश्चन आया है। नौगरी भी याद रखें, हाथ का क्वेश्चन बल्ल्या का आ चुका है। गले में तो कई है, बताने की जरूरत नहीं है। हालरो, झालरो, तिमणिया, बजंती, जो भी है, ठुस्सी, आड़। कमर, कैसे कणकती, कैसे कमर, कैसे कंदोरा, कैसे सटका, है ना। ये सब हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 पैर में है। वेरी इंपॉर्टेंट। रमझोड़ कहां की है? पैर की। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, रमझोड़। चलो
पाजेब वगैरह जो भी है, कौन से पंथरा अनुयायी मेव मुसलमान गणा है, यानी वे कौन सा पंथ है जिसके अनुयायी मेव मुसलमान ज्यादा है, यानी मेव जो है मुसलमान वो सबसे ज्यादा किस संत के अनुयायी है। दोस्तों दादू पंथ, बिश्नोई, लालदासी और गुद्दड़ उत्तर नंबर 3 लालदासी। अब लालदासी संप्रदाय कहते हैं कि इन्होंने मेवात इलाके में, मेवात का मतलब अलवर और भरतपुर में वो क्षेत्र जहां मेव बाहुल्य लोग है या मेव ज्यादा है, यानी मेव बाहुल्य क्षेत्र, उस क्षेत्र में मेव मुसलमानों में पुनर्जागरण का काम किया। किसने? लालदास जी ने। कहते हैं कि अकबर और दादू दयाल के समकालीन है। पिता का नाम चांदमल जी है। एक बार क्वेश्चन आया, आपको पता है लालदासी संप्रदाय में एक बहुत गजब की प्रक्रिया है, हो सकता है आपको पता होगा, फिर भी मैं और बता देता हूं। लालदासी संप्रदाय में गद्दन चिश्ती गुरु है लालदासी के। कौन है? गद्दन चिश्ती। और इनकी खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि लालदासी संप्रदाय में आना चाहता है या इस संप्रदाय में आकर के चेला बनना चाहता है या इसका कोई साधु बनना चाहता है, तो उसके सामने एक शर्त है, मोह माया त्यागनी पड़ेगी। और आपको क्या करना पड़ेगा? भीख नहीं मांगते ये लोग। बहुत गजब का क्वेश्चन आया थोड़े दिन पहले, भीख नहीं मांगते हैं, घमंड चूर चूर करेंगे सबसे पहले। और घमंड कैसे चूर होता है पता है? काला मुंह कर देंगे, गधे पर बिठा देंगे, है ना, गधा तो आगे चलेगा लेकिन उसका मुंह उल्टा होगा पीछे की ओर, लोग पीछे चलते रहेंगे। गधे पर काला मुंह करके इसलिए बैठाया जाता है ताकि अहंकार जो है, वो जो घमंड है वो तार तार हो जाए, तब जाकर के ये अपने यहां इसको साधु बनाएंगे। और उसके बाद में मेहनत करनी है, बिना मेहनत के भीख मांग के नहीं खाना। यह है खास बात लालदासी संप्रदाय की। बाकी औरों में आपको भीख मांगते हुए मिल जाएंगे, इसमें नहीं मिलेंगे, है ना। जन्म दौलीदूब में हुआ और देहांत इनका नगला भरतपुर में। और ध्यानपुर शेरपुर अलवर जो है, क्वेश्चन आ चुका है, शेरपुर जो कि अलवर में है, यहां पर इनकी प्रमुख पीठ है जहां पर प्रतिवर्ष मेला भरता है। 2 मेले भरते हैं, एक तो आश्विन में और एक माघ में। आश्विन की एकादशी और माघ की पूर्णिमा शेरपुर अलवर में 2 मेले भरते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में वे कौन से संत है जिनके साल में या वर्ष में 2 बार मेले, एक आश्विन की एकादशी को, दूसरा माघ की पूर्णिमा को भरता है। तो आपको याद करना है लालदासी संप्रदाय शेरपुर अलवर में भरता है। वेरी इंपॉर्टेंट। लकड़ियां, क्योंकि लालदास जी क्या करते थे, खुद जंगल से लकड़ी लाते थे काट काट करके, और लकड़ियां लाकर शहर में बेचते थे, और लकड़ियों से अपना बेच करके जो पैसा आया उसी से भूख मिटाते थे। अर्थात इस संप्रदाय की खास बात देखो आप। बाकी औरों में क्या, भीख मांगने बाजार में निकल जाते हैं। यह है लालदासी संप्रदाय की खास बात जो औरों से अलग करती है इस समाज को, इस संप्रदाय को। मैं भी इस संप्रदाय का अनुयायी हूं, लालदासी संप्रदाय का। ओके, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां है? मुझे लगता है इस क्वेश्चन का उत्तर तो आप एकदम सही बताएंगे, सोने और चांदी की हवेली। क्या बात है, क्या गजब की सूक्ष्म नक्काशी है इसकी। अभी इसकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन कर दी लोगों ने। वैसे राजस्थान में शेखावाटी की हवेलियों का भित्ति चित्रण देखते बनता है। शेखावाटी की हवेलियों के लिए कहा जाता है कि यह भित्ति चित्रों का स्वर्ग है। वैसे भित्ति चित्रों का असली स्वर्ग तो कौन है बताओ? बूंदीवाड़ा, है ना। लेकिन हम कह सकते हैं कि शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रण के लिए स्वर्ग के रूप में या भित्ति चित्रण के स्वर्ग के रूप में जानी जाती है। यहां पर लक्ष्मणगढ़ सिक्कर, अगले ने दे रखा है पोखरण, बिसाऊ, झुंझुनू, मैनसर। उत्तर नंबर 4 मैनसर झुंझुनू होगा, मैनसर झुंझुनू होगा। ठीक है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोने चांदी की है हवेली, इसमें नक्काशी अच्छी कर रखी है, इसलिए लोग याद करते रहते हैं, है ना। चलो, कोई खास बात नहीं है। आज के जमाने में हर किसी के घर में सोने चांदी की नक्काशी हो रखी है ना। लोगों के पास पैसा है तो वो बना लेते हैं, कर लेते हैं। पहले के जमाने में वैल्यू थी, है ना। आजकल तो प्लेटिनम के गोले दाग रहे हैं। पहले के जमाने में चूरू जिले में चांदी के गोले दागे गए तो हम तो, हमारे लिए तो वो भी एक ऐतिहासिक, मैं कह सकता हूं, हमारी वो बन गई, विरासत बन गई थी। आजकल तो लोग प्लेटिनम के गोले फेंक रहे हैं ऑनलाइन बना बना के। चलो, हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर मैनसर होगा। बृहत्तरी का मेला बहुत जोरदार क्वेश्चन है, साल में 2 बार बढ़ता है बृहत्तरी का मेला, और बृहत्तरी का मेला लक्ष्मी मेले के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्कर, अलवर, बूंदी, और उत्तर नंबर 2 अलवर। दोस्तों, बृहत्तरी के बारे में ये कहता है कि आप जैसे, आप अलवर शहर है ना, अलवर शहर से बृहत्तरी की ओर जाते हो
तो कहते हैं कि बहुत ही पवित्र मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। दोस्तों आपको पता है कि भर्तृहरि जी ने कई जगह तपस्या करी राजस्थान में। जैसे कुछ नाम मैं बताता हूं। अजमेर है ना, अजमेर के पास एक छोटा सा गांव है, अजमेर के आसपास एक गांव है जहां पर आपको भर्तृहरि की छोटा सा मंदिर और छोटी सी गुफा नजर आएगी। कभी मौका मिले तो माउंट आबू जाना, माउंट आबू के अंदर भी भर्तृहरि जी की गुफा मिल जाएगी, मंदिर मिल जाएगा। थोड़े दिन पहले एक गजब का क्वेश्चन आया आरपीएससी में, नई नाथ का मेला कहां भरता है? आया था ना, नई नाथ, नई नाथ या नाईनाथ, नाईनाथ, नाईनाथ का मेला, ये आया था ना। अभी आरपीएससी ने पूछा था नाईनाथ का मेला कहां भरता है? दोस्तों तुंगा जो है ना उसके पास, उसमें ऑप्शन था तुंगा, शायद तुंगा के पास, तुंगा के पास नाईनाथ का मेला। इसके पास में दो छोटे छोटे गांव हैं, एक का गांव है चित्तौड़ी, दूसरे का नाम है पाटन। ये दो गांव हैं और यहां पर कहते हैं कि भगवान शंकर की प्रतिमा है और यहां पर भर्तृहरि जी ने तपस्या करी। नाईनाथ का मेला जहां भर रहा है ना, अभी हाल ही में भरा था इस बार। कहते हैं कि यहां पर भर्तृहरि जी ने तपस्या करी और यहां पर चित्तौड़ी और पाटन दो गांव है और कहते हैं यहां पर जो पूजा होती है वो आज भी साल में 6 महीने चित्तौड़ी करेंगे और 6 महीने पाटन के लोग करेंगे। ये बहुत ही गजब का मंदिर है। यहां पर भी भर्तृहरि की तपस्या के कुछ अंश पड़े हैं, अवशेष है, जैसे चिमटा विमटा त्रिशूल वगैरह। नाईनाथ का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि मैंने अभी बोला भर्तृहरि अलवर वाला, उसके बारे में यह बोला जाता है कि एक लक्खी मेला है, यह बैसाख और भाद्रपद में भरते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 राइट होगा, अलवर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। हाँ, वो पिंगला के बारे में गलत बताते हैं, यह बात मैं मान सकता हूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप तमाम लोग देख रहे हैं, प्लीज कम से कम क्लास को लाइक तो करो यार, कितनी प्यारी प्यारी बात बता रहा हूं है। व्यावहारिक बातें भी साथ साथ में चल रही है, ज्ञान की भी चल रही है। ऐसे क्या करते हो? लाइक करके 1000 लाइक कर दो 1 सेकंड में, ऐसे क्या करते हो यार? बहुत बढ़िया। चित्तौड़ पाटन युद्ध आ गया। अरे वो पाटन का युद्ध अलग है, गलतफहमी में मत चले जाना। वो पाटन सीकर में है, कोटपुतली और सीकर के बीच में, वहां नीम का, पहले नीम का थाना के अंतर्गत आता था लेकिन अब नीम का थाना वापिस सीकर में मिल गया। वो पाटन अलग है, वो पाटन का युद्ध था। वो जयपुर का एक प्रकार से मराठाओं के साथ युद्ध था, जिसमें जयपुर की सेना जिसकी मदद करते हैं, जोधपुर की सेना, दोनों संयुक्त रूप से लड़ती है, फिर भी वो मराठा जीत जाते हैं। वो पाटन का युद्ध है, वो अलग है। और ये पाटन गांव है, ये चित्तौड़ के पास में है ना। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। एक जोरदार क्वेश्चन आपके सामने पूरा हुआ। नई जिम्मेदारी के लिए बधाई गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे छोड़ो, जिम्मेदारी तो मिली को नहीं, कल मिलेगी, यानी कल ज्वाइन करेंगे। आप आ सके तो स्वास्थ्य भवन में आ जाना, वहां पर ज्वाइन करेंगे, मिठाई खाएंगे सारे मिलकर के, है ना। जयपुर स्वास्थ्य भवन आओ, कल मिलेंगे, कल ज्वाइनिंग करेंगे और सारे मिलकर के पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, वहां मिठाई खिलाएंगे आपको। आओ, कोई आना चाहे तो आ जाना। आप सबका प्यार से स्वागत करता हूं कल। चलो, हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 अलवर इज राइट ऑप्शन। एक और तकड़ा क्वेश्चन, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? 4 ऑप्शन है, रामनारायण चौधरी, स्वामी गोपाल दास, नैनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक। दोस्तों, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? पेपर कोड 100 और ये है 41। मुझे ऐसा लगता है, एक बार इसको उसमें और चेक कर लेता हूं, हाई कोर्ट ने गलत तो नहीं कर दिया, डिलीट तो नहीं कर दिया, क्योंकि एक बार नैनूराम शर्मा का क्वेश्चन डिलीट किया गया है। फिर भी मैं चेक कर लेता हूं। रामनारायण चौधरी, ये तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, बेंगू का। स्वामी गोपाल दास, दोस्तों ये बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत में हम जानते हैं अपनी पाठशाला वगैरह जो संस्थापक है, सर्व हितकारिणी सभा 1907 वाले स्वामी गोपाल दास जी, वो तो बीकानेर के थे। नैनूराम शर्मा, इसको मैं मान सकता हूं। विजय सिंह पथिक, खासतौर से भूप सिंह, जिन्होंने राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से, चाहे वो बिजोलिया किसान आंदोलन हो, चाहे बेगू किसान आंदोलन हो, चाहे अलवर किसान आंदोलन हो, चाहे आपका बूंदी किसान आंदोलन हो, सब में काम किया, डिलीट थोड़ी कर दिया। अब इस क्वेश्चन को क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। यह कह रहा है बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था। अब इसके पीछे डिलीट होने के पीछे कारण क्या है वो बताता हूं। मैं राजस्थान बोर्ड की 9वीं की किताब आपके सामने ले रहा हूं। यह 9th क्लास की किताब है। इस किताब में एक तकड़ी चीज है। इस क्वेश्चन को डिलीट करने के पीछे कारण क्या था वो मैं बताना चाहता हूं आपको।
आप बेफिक्र रहे हैं, इस क्वेश्चन को हमने डिलीट क्यों किया वो बताना चाहूंगा। बूंदी का देखो, देखो आप गौर से देखो, यह कह रहा है कि बिजोलिया और बेंगू के किसानों के सम्मान बूंदी में अनेक प्रकार की लाग बाग जैसे 25 थी, उनको लेकर आंदोलन हुआ और बिजोलिया की सीमा से सटा हुआ था बूंदी राज्य का बरड़ क्षेत्र। अगले ने बरड़ बोल दिया। किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नेनूराम के हाथों में था। इस किताब के हिसाब से तो नेनूराम है, लेकिन क्योंकि इनका नहीं भाई, विजय सिंह पथिक जो है वो राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से नेतृत्व, क्योंकि इसने पूछा आंदोलन का नेता कौन था, आंदोलन का नेता विजय सिंह पथिक भी तो थे, दोनों थे। अब इसको डिलीट करने के पीछे कारण तो यही है कि ये पथिक भी माने जाएंगे, इसलिए डिलीट हुआ है। पथिक क्यों माने जाएंगे बताता हूं। आपको पता है राजस्थान में किसान आंदोलन कौन कर रहे थे? किसान आंदोलन कर रहा था 1916 के बाद विजय सिंह पथिक कर रहे थे, जैसे बिजोलिया में किया। और रामनारायण चौधरी को भेजा किसने? विजय सिंह पथिक ने भेजा बेंगू में। उसी प्रकार से राजस्थान सेवा, देखो अगले ने क्या लिखा है कि राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता, इसका मतलब राजस्थान सेवा संघ का नेतृत्व है और उसके कार्यकर्ता जगह जगह जा रहे हैं। लेकिन असली नेता कौन हुआ? विजय सिंह पथिक, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक ने बनाई, वो इसके अध्यक्ष थे। इस वजह से यह क्वेश्चन डिलीट हुआ है। अगले साहब सब लिखा देखो, का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता, तो असली नेता विजय सिंह पथिक माने जाएंगे। इस किताब में तो इतना देकर के छोड़ दिया। कुछ किताबें और है जिनमें इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक को माना गया है, असली नेता है ना। क्योंकि राजस्थान सेवा संघ ने, चाहे वो बूंदी किसान आंदोलन हो, चाहे बेंगू किसान आंदोलन हो, चाहे बिजोलिया, इन सब का नेतृत्व किसके अधीन हो रहा था? ये आंदोलन किसके अधीन चल रहे थे? राजस्थान सेवा संघ के अधीन। इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हुआ। हाई कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में, पता है आपको? सॉरी, राजस्थान हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, राजस्थान हाई कोर्ट में। तो राजस्थान हाई कोर्ट में गया, तब जाकर के इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया। बाद में इस क्वेश्चन के डिलीट होने के बाद में मेरिट ऊपर नीचे और हुई, बहुत सारे नए बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। यह बात आप क्लियर कर लें आज, है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो याद रखें, विजय सिंह पथिक को भी याद करें। मुझे पता है कि आप कहेंगे नहीं गुरुजी ऐसा क्यों हुआ? हुआ क्या कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहली आंसर की बनाई, प्रारंभिक आंसर की, उसमें भी नईनूराम था। फाइनल आंसर की जारी कर दी, उसमें भी नईनूराम था। लोग इसको ले गए हाई कोर्ट में, स्टूडेंट हाई कोर्ट में ले गए, ले जाकर के बता दिया कि विजय सिंह पथिक नेता थे, इस वजह से डिलीट हुआ। ओके, तो याद रखें फ्यूचर में गड़बड़ हो सकती है। पूर्वी राजस्थान उप बोली है 84, मेरवाड़ी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी। अगले ने पूर्वी राजस्थान बोल दिया, पूर्वी राजस्थान की उपबोली। अब देखो, मेरवाड़ा से मेरवाड़ी, गोडवाड़ा से गोडवाड़ी, 84 देवड़ावाटी। अब आपको, अब देखो ऐसा है, ये देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, इनका संबंध तो पूर्व से हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास में ऑप्शन है मेरवाड़ी, तो ये अजमेर मेरवाड़ा वाला स्थान है, वो भी पूर्व नहीं हो सकता। अब पूर्व कौन बच गई? 84 हो गई। हाँ जी, 84 कैसे हुई? 84 बोली जो है ना, वो जयपुर के, जैसे मान लो ये जयपुर है, मैं जयपुर, राजस्थान में जयपुर बना रहा हूं, शायद आपको याद आए, समझ में आ जाए। थोड़ा सा इस राजस्थान बना देता हूं, समझ में आ जाएगा। शायद आपको याद आया होगा, इस प्रकार से ये हमारा जयपुर है, ऐसा सा ये जयपुर, शायद आप समझे होंगे। तो हम जानते हैं कि यहां इस प्रकार से सिक्कर झुंझुनू आया, सिक्कर और झुंझुनू, है ना। अब यहां पर इस इलाके में 84, जयपुर के दक्षिण पूर्व में, जयपुर के दक्षिण और पूर्व में, जयपुर के दक्षिण पूर्व में और टोंक के पश्चिम में। नहीं यार, इसका 84 होगा क्या? क्योंकि जयपुर पूर्व में राजस्थान में आ गया, दक्षिण पूर्व नहीं, ये दक्षिण पश्चिम है। जयपुर के तो दक्षिण पश्चिम में है, लेकिन ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो ये पूर्वी राजस्थान हो गया ना। कैसे? ये देख लो, ऐसे, ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो मान लो जयपुर में चाहे कोई भी बोली बोली जाए,
अभी तो मैंने जयपुर के दक्षिण पश्चिम में बोला है, यहां पर ये देखो ना, यहां बनाया मैंने, ठीक है, 84। पर वैसे तो पूर्वी राजस्थान हो गया, ये इलाका पूर्वी राजस्थान है। चाहे नागरचौल हो, चाहे 84 हो, चाहे काठेड़ी हो, चाहे उत्तरवाड़ी ऊपरवाड़ी तोरावाटी हो, ये सब है तो पूर्वी राजस्थान की ना, तो ये पूर्वी राजस्थान की बोली है? मेरवाड़ी है तो ये मध्यवर्ती राजस्थान वाली हो गई। देवड़ा वाटियर, ये गोडवाड़ियर, सिरोही वाले भाग में, यानी दक्षिण पश्चिम में बोली जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 84 इज राइट ऑप्शन। जबकि केवल 84 जयपुर के लिहाज से पूछ ले कि बताओ जयपुर में 84 कहां बोली जाती है, केवल जयपुर में, मान लो ऐसा आ जाए, चलो मैं बना देता हूं जयपुर, ये लो, इस प्रकार से ये जयपुर है। जयपुर मैंने लिखा दक्षिण, और यहां उत्तर, और ये पूर्व, और ये पश्चिम। अब कोई पूछ ले कि 84 कहां है, तो 84 बोली जो है जयपुर में खास तौर से अगले ने बोला है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण ये है और ये पश्चिम, यानी ये वाला इलाका। मेरे से मिस्टेक हुई, ये वाला इलाका। तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 84 होगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? 4 ऑप्शन, चुन्नीलाल प्रभाकर, कृष्णदास पालीवाल, भोगीलाल पंड्या और गोकुलाई भट्ट। अगले ने पूछ लिया डूंगरपुर। दोस्तों डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना बड़ी दोहरी हुई थी। डूंगरपुर का महारावल चाहता ही नहीं था कि प्रजामंडल बने। वो आदमी है जिसने स्कूल तक नहीं खोलने दी, जिसने स्कूलें खोलने नहीं दी, वो प्रजामंडल क्या खोलने देगा? फिर भी लड़ भिड़ करके खोल लिया। कहते हैं कि चुन्नीलाल गलत है, कृष्णदास, भोगीलाल पंड्या। दोस्तों उत्तर नंबर 3, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट का संबंध सिरोही प्रजामंडल से है ना, भोगीलाल पंड्या राइट होगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना वैसे 1945 में हुई, 1945 में मानी जाती है भोगीलाल पंड्या के प्रयासों से। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि इनके साथ मदद करने वालों की बात करें तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन भोगीलाल पंड्या वेरी इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर प्रजामंडल 1945, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट सिरोही है। ओके, इस क्वेश्चन में कोई शक नहीं होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर में किसको शामिल किया गया? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, दर्रा केवला। ये तो इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, हर बार परीक्षा में लगभग आ ही जाता है। 4 नंबर है केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य, ये भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। भरतपुर में 1985 में अगले ने बोल दिया, यूनेस्को में है ना। पर अपने को एक बात और याद रखनी है, केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य नेशनल पार्क भी है, राजस्थान का दूसरा नेशनल पार्क है, दूसरा नेशनल पार्क है ना, यह भी आप याद रखें भाई। नंबर 1 1980 में रणथंभौर, नंबर 2 केवला देव 81, और नंबर 3 उसके बाद में 3 नंबर पड़ेगा आपका मुकुंदरावाला 2012 में। नेशनल पार्क वैसे तो 3 है ना, पेंडिंग और पड़े हैं 2, एक तो कुंभलगढ़ पड़ा है, एक राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, ये दोनों पेंडिंग है, फ्यूचर में मिल सकता है। पर राजस्थान में यदि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 26 है वर्तमान में। यूनेस्को की बात करें, आपसे कोई पूछ ले कि यूनेस्को की धरोहर राजस्थान में कितनी है, संख्या में पूछ ले, तो हम क्या उत्तर देंगे? हम उत्तर दे सकते हैं कैसे? 6 किले। 6 किले तो आपको याद करने हैं, प्लस 7वां हो जाएगा आपका ये केवला देव, और फिर एक हो जाएगी आपकी यानी जंतर मंतर, फिर एक जयपुर पर कोटा। वैसे 6 और 3 9 हो गए, 6 धरोहर तो किले, 7वां केवला देव, 8वां जंतर मंतर और 9वां जयपुर पर कोटा। ये 9 है संख्या में। क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी धरोहर यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है, क्योंकि ये सब सांस्कृतिक ही तो है ना। किले हैं सांस्कृतिक, और नहीं किले सांस्कृतिक हो गए, और केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य ये प्राकृतिक हो गया, है ना। जंतर मंतर सांस्कृतिक है, जयपुर परकोटा भी सांस्कृतिक है, जबकि केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य प्राकृतिक है, प्राकृतिक श्रेणी में जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कितनी धरोहर यूनेस्को में शामिल है जो सांस्कृतिक है, या कितनी प्राकृतिक धरोहर शामिल है? कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा भी गलती मत करना, प्राकृतिक तो एक ही है, बाकी सब सांस्कृतिक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो गलती मत कर देना। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमाया फिराया जा सकता है, घुमा फिरा करके, बरगला करके, आपसे गलत करवाने का टारगेट रहता है उसका, लेकिन हमें गलत करना नहीं है ना। तो इसमें ऐसे भी आप याद जरूर करें। जोरदार क्वेश्चन था वैसे। चलिए भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, प्लीज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और जोरदार क्वेश्चन,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या कहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चांदी के आभूषणों की तारकसी, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, खंडेला, जालोर। वैसे तो चांदी के आभूषणों से जो तारकसी होती है दोस्तों, ये तारकसी नाथद्वारा की, कोई शक नहीं होना चाहिए। उत्तर नंबर 2 नाथद्वारा। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, है ना, है ना। पर एक क्वेश्चन आया थोड़े दिन पहले, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार तारकसी आभूषणों के लिए जाना जाता है? याद रखें, राजेश जांगिड़। नाम लिखना चाहूंगा, राजेश जांगिड़। क्वेश्चन रट लेना छोड़ो। राजेश जांगिड़ तारकसी के लिए जाना जाता है। ये कलाकार बड़ा गजब का है। क्वेश्चन आया हुआ है ये, और ये फिर से आ सकता है। ठीक है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर नंबर 2। जबकि प्रतापगढ़ की तो थेवा कला है, थेवा कला के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। खंडेला का गोटा है, ये भी आप जानते हैं, ये तो एक प्रकार की गजब की प्रिंटिंग वाला जो है पोर्शन, उसमें आता है खंडेला। जालोर के बारे में आप जानते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 नाथद्वारा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वेद्यशालाएं बनाई गई। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जयपुर में है, उज्जैन में है, दिल्ली में है। हाँ जी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद। शायद इलाहाबाद गलत हो गया। जयपुर, मथुरा, इलाहाबाद गलत हो गया। मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस। क्यों भाई, क्या लगता है आपको? भाई जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, मथुरा में भी है, उज्जैन में भी है और बनारस में है। तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर तो ये होगा, आगरा में नहीं है। आगरा में थोड़ी है, आगरा में तो बोले गुरुजी ताजमहल है जी। क्यों भाई, आपको ये पता है ना इन 5 में सबसे बड़ी कौन सी है? जयपुर वाली। दोस्तों जयपुर वाली जो जंतर मंतर है, जयपुर वाली जंतर मंतर सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। ठीक है, और इसी जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। जबकि दिल्ली वाली सबसे पहले बनी थी। दिल्ली वाली जो है जंतर मंतर, जो दिल्ली की जंतर मंतर वो सबसे पहले बनी। मथुरा में है, उज्जैन में है, दिल्ली में है, बनारस में है और जयपुर में है। जयपुर वाली सबसे बड़ी और दिल्ली वाली सबसे पहले बनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बनवाई किसने थी? सवाई जयसिंह ने। ये राज सवाई जयसिंह। कोई आपसे पूछे सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? याद रखें, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने, ये भी आपको पता है, औरंगजेब ने दी थी सवाई की उपाधि। ये वही जयसिंह है जिसने 7 मुगल शासकों के शासन में, मतलब 7 मुगलों का शासन देखा। एक प्रकार से 7 मुगल शासकों के अधीन काम किया, मैं ये कह सकता हूं। नाम है आपका सवाई जयसिंह। एक और क्वेश्चन है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी। दोस्तों वैसे इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में परसों चर्चा कर चुके। शैतान सिंह, वीरेंद्र सिंह, पीरू सिंह। उत्तर नंबर 2। हम जानते हैं 1947-48 के अंदर भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, कबायली युद्ध, आक्रमण के बाद कबायलियों ने आक्रमण किया और इसमें पीरू सिंह जी शहीद हो गए थे और आगे चल करके मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र मिला। एक प्रकार से परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के पहले, मैं कह सकता हूं, राजस्थानी थे पीरू सिंह जी। 1952 में मरणोपरांत इनको पद्मश्री मिला, सॉरी आपके परमवीर मिला। परमवीर कब मिला? 1952 में। कहते हैं कि ये झुंझुनू के बेरी गांव के थे और राजपुताना बटालियन, जिसको हम छठी राजपुताना बटालियन बोल सकते हैं, उसके ये मेंबर थे, उसके सिपाही थे। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 पीरू सिंह। कीर्ति स्तंभ अवलिक विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने कराया? 4 ऑप्शन आपके सामने है। राणा सांगा, स्वरूप सिंह, राणा राज सिंह, जगत सिंह। अब देखो ऐसा है कि विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, इसके बारे में एक खास बात आपके साथ करना चाहता हूं। कई बार आपने राजस्थान बोर्ड की किताबों में भी देखा होगा, कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ भी कह देते हैं, यह भी आपने देखा होगा, लेकिन दोनों अलग है। हुआ क्या था कि आपको याद होगा कि जब सारंगपुर का युद्ध हुआ, 1437 वाला सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर के युद्ध में कुंभा जीत गए थे। बाद में आगे चल करके 1940 से 1948 के बीच, 1440 से लेकर 1440 से लेकर के 1448 के बीच, क्योंकि ये 1437 का सारंगपुर युद्ध के बीच इसका निर्माण हुआ। अब आपको यह बता देता हूं कि प्रारंभ में इसका नाम कीर्ति स्तंभ भी था। कीर्ति स्तंभ था, प्रारंभ में इसका नाम कीर्ति स्तंभ था, क्योंकि यह राणा कुंभा की कीर्ति को बताने वाला था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी
और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया। आपको याद होगा उसमें राणा कुंभा की कीर्ति जो है, उस कीर्ति का उल्लेख है विजय स्तंभ में, एक शिलालेख भी है इसके अंदर। प्रारंभिक नाम इसका कीर्ति स्तंभ था, लेकिन कालांतर में इसका नाम बदल करके विजय स्तंभ हो गया, विजय स्तंभ हो गया। और जो जैन कीर्ति स्तंभ था उसका नाम कीर्ति स्तंभ हो गया। तो आज हम जब कभी भी जाते हैं तो वहां पर आपको दो स्तंभ मिलेंगे चित्तौड़ में, एक है आपका विजय स्तंभ और दूसरा है कीर्ति स्तंभ, दोनों अलग अलग है। अब विजय स्तंभ 9 मंजिला है, तो कीर्ति स्तंभ जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो 7 मंजिला है। 15 अगस्त 1949 को कहते हैं कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी हुई थी। 1 रुपए की क्वेश्चन आ चुका है कि विजय स्तंभ पर 1 रुपए कितने रुपए की डाक टिकट जारी हुई? 1 रुपए की, 15 अगस्त 1949 को। वेरी इंपॉर्टेंट है। और आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल के बारे में जानते हो? आरसी अग्रवाल वो व्यक्ति है जिसने राजस्थान की कई सभ्यताओं के उत्खनन में काम किया। वो कहते हैं कि विजय स्तंभ को बनाने का पूरा श्रेय राणा कुंभा को है। लेकिन आपने कभी सुना होगा मंडन के बारे में? मंडन को हम पढ़ते हैं केवल और केवल कुंभलगढ़ का वास्तुकार, लेकिन सच कुछ और है, क्योंकि मंडन जो है वो वास्तुकार किसका था? कुंभा का था। अब कुंभा ने वो दुर्ग तो बनवाया कुंभलगढ़, लेकिन आपको पता हो तो चित्तौड़ में भी बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। जितनी इमारतें बनी हैं चित्तौड़ में, चित्तौड़ के दुर्ग में, उन तमाम इमारतों पर वास्तुकारी का काम, नक्शे बनाने का काम मंडन ने किया था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि विजय स्तंभ जिसका वास्तुकार तो कौन था? मंडन ही था। लेकिन मिस्त्री कौन थे? मिस्त्रियों में जेता, और जेता के बाद में उसके पुत्र, चाहे नापा हो, चाहे पोमा हो, चाहे पूंजा हो। उसके अलावा भूमि और चुथी और बलराज, भूमि, चुथी, बलराज, इन 3 नामों को भी बताऊंगा। कौन कहता है ये बात? आरसी अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल कहता है कि बनाने वाले कलाकार या मिस्त्री कौन थे? मिस्त्रियों में जेता या जैता। देखो, एक है जैता और एक है जदुता, दोनों में अंतर है। एक चीज बताना चाहता हूं, एक का नाम है जेता, जेईता, जिसे जेता भी बोलते हैं। एक है जदुता। कभी क्वेश्चन आए तो गड़बड़ मत कर देना, ये जैता है, ये जदुता है। बीकानेर की राय सिंह प्रशस्ति है ना, उसको उत्कीर्ण करने वाला व्यक्ति है जदुता है, जबकि ये जैता है। ये ऐसा भी ऑप्शन में दिख सकता है आपको। तो यहां पर याद रखें जैता या जेता। उसके बाद में इसके पुत्र नापा, लिखना चाहूंगा नापा, पोमा, नापा, पोमा, ये सारे पुत्र है। पोमा का एक और नाम मिलता है पुंजा भी, है ना? नहीं, पोमा अलग है, पुंजा अलग है। पुंजा, ये 3 पुत्र हैं इसके। जेता के 3 पुत्र, नापा, पोमा और पुंजा, और ये इनके परिवार के मेंबर है, भूमि, चुथी और बलराज। कौन कहता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरसी अग्रवाल कह रहा है। याद रखें, ये मैंने एक बात बताई है, इसको थोड़ा देख लेना। जैता या जेता, जैता या जेता एक ही बात है। उसके 3 पुत्र है, नापा, पोमा, पुंजा, 3 पुत्र, और इसके अलावा भूमि, चुथी और बलराज। ये सब कारीगर है, ये सारे के सारे कारीगर। इन तमाम लोगों का वर्णन मैं नहीं बता रहा हूं, आरसी अग्रवाल बता रहा है। यह बात आप जरूर याद करें, क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने रो महताऊ काम कुण करियो। दोस्तों, आपने कभी सुना होगा शब्दकोश, यानी एक प्रकार से डिक्शनरी, अंग्रेजी वाली। अंग्रेजी की कई डिक्शनरियां हम पढ़ते आए हैं, पढ़ते भी हैं, हिंदी की भी है, अपनी अपनी भाषाओं की है, मारवाड़ी की अलग है, ढूंढाड़ी की भी है। अपने राजस्थान की पूरी कौन करेगा? पूरी की पूरी मनोहर शर्मा, सीताराम लालस, कृपाराम खिड़िया, रामकर। उत्तर नंबर 2, सीताराम लालस। सीताराम लालस वो व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने, पता है, कई मटके बनाए थे। तो उस जमाने में ये तुम्हारे ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल साइट तो थी नहीं, डिजिटल जमाना था नहीं। तो इन्होंने पता क्या किया? एक एक शब्द ढूंढा, एक एक शब्द ढूंढते गए और मटके बना लिए। कै वाला कै में गया, कै से शुरू हुआ, खे से शुरू हुआ, वो खे वाले में चला गया। इस प्रकार से मटकों में डाल डाल के इस शब्दकोश को तैयार किया। बहुत बड़ा शब्दकोश है ना। उत्तर नंबर 2, सीताराम लालस। अब कोई आपसे पूछ ले कि सीताराम लालस को राजस्थानी भाषा की जुबान
किसने बोला? मैं पूछ रहा हूं आपसे, कोई बता सकता है मुझे सीताराम लालच के बारे में? हाँ जी, सीताराम लालच को किसने बोला? बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका होगा, इसमें तो नॉर्मल सी बात है। बहुत बढ़िया, इनसाइक्लोपीडिया, बहुत बढ़िया। ब्रिटानिका, ये बात अच्छी बोली, याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जबकि रामकरण असोपा है ना, इन्होंने राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण लिखा था, ये बात आप जरूर करें। रामकरण असोपा ने क्या लिखा? राजस्थानी भाषा का पहला वेरी इंपॉर्टेंट व्याकरण याद करें। राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा? रामकरण असोपा ने। ठीक है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? दोस्तों, आहड़ अर्थात ताम्र नगरी, आघाटपुर, धूलकोट, कई नाम है। उत्खनन कार्य 1953 में किसके निर्देशन में? ग्रेगरी पौशल, आरसी अग्रवाल। देखो इसने क्या बोला है, सर्वप्रथम पूछ लिया इसने, गड़बड़ कर दी ना। सबसे पहले दोस्तों आरसी अग्रवाल, अमनानंद, अक्षय कीर्ति व्यास। देखो दो चीजें हैं, यदि कोई पूछे कि सर्वप्रथम बताओ, तब तो ए बी सी डी में ए पहले आता है। सर्वप्रथम पूछ लिया इसने, तब तो आएगा अक्षय कीर्ति व्यास। लेकिन बाद में आगे चल करके आरसी अग्रवाल ने किया। पर आरसी अग्रवाल के बारे में भी क्वेश्चन यह बन सकता है कि किसने बड़े लेवल पर, वृहत स्तर पर उत्खनन किया, तब हम आरसी अग्रवाल करेंगे। वृहत स्तर पर किसने किया? याद रखें, आरसी अग्रवाल ने। जबकि सर्वप्रथम पूछे तो अक्षय कीर्ति, यह जरूर याद करें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में बाला किला कहां पर है? मांडलगढ़, गागरोन में, कुंभलगढ़ में, अलवर में। ये वही बाला किला है ना जिसके बारे में आप बार बार बात करते रहते हो, कुंवारा। ये रहा 4 नंबर, बाला किला कुंवारा। इसके बारे में बोलते हैं ये कंवारा किला है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तर नंबर 4, अलवर इज राइट ऑप्शन। बाला किला या कुंवारा किला, कहते हैं कि इस किले का निर्माण आमेर के जो राजा थे ना, कोकिल देव। आपने कोकिल देव के बारे में सुना है कि आमेर के शासक थे कोकिल देव, जिसने आमेर के मीणाओं को पराजित किया था। आमेर के जो मीणा है उनको पराजित करके लगभग 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने, लेकिन आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर को राजधानी बनाया कोकिल देव ने। ठीक है, कोकिल देव का कोई एक वंशज था जिसके बारे में नाम मिलता है ए लगुराय। कहते हैं ए लगुराय नाम का एक राजा था जिसने अलवर में बाला किला बनवाया, ए लगुराय ने। ठीक है, और यहां पर छोटा सा एक नगर भी बसाया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये अलवर का बाला किला। और इसमें कहते हैं कि अनेक राजाओं की तलवारें पड़ी है, कई राजाओं की तलवारें पड़ी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, चलो एक क्वेश्चन आया थोड़े दिन पहले, शायद वो क्वेश्चन मुझे याद आया तो मैं बताऊंगा। कहते हैं ए लगुराय, कहते हैं एक क्वेश्चन आया कि इस किले के अंदर एक वो है जिसका निर्माण किसने करवाया, ऐसा कुछ करके था यार, मेरे को याद आया तो मैं बताऊंगा। यहां एक सूरज कुंड था, इसमें एक सूरज कुंड है, सलीम सागर कुंड भी है, और सूरज कुंड है। क्वेश्चन आया था सूरज कुंड बाला किला में, सूरज कुंड का निर्माण किसने कराया? शायद ऐसा ही क्वेश्चन था। क्या मैं सही कह रहा हूं? 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सूरज कुंड का निर्माण किसने कराया, जो कि बाला किला में है? क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखें, है ना। यह क्वेश्चन आया था, शायद यही था ना। हाँ जी, सूरज कुंड का निर्माण बाला किला के अंदर महाराजा सूरजमल ने करवाया था। मैं लिखना चाहूंगा महाराजा सूरजमल ने कराया। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, सूरजमल ने सूरज कुंड का निर्माण। जबकि इसमें एक सलीम सागर कुंड भी है। कोई आपसे पूछे कि सलीम सागर कुंड का निर्माण किसने कराया, तब क्या बताओगे? लिखना चाहूंगा सलीम सागर कुंड का निर्माण यह किसने कराया? कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? कहते हैं शेर शाह सूरी है ना, शेर शाह सूरी का पुत्र था जिसका नाम मिलता है सलीम शाह।
शेरशाह सूरी, लिखना चाहूंगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का पुत्र था जिसका नाम मिलता है सलीम, तो शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया, सलीम सागर कुंड का। तो यहां 2 कुंड हो गए ना, वैसे तो बहुत सारे कुंड है, लेकिन सूरज कुंड का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया, और सलीम सागर कुंड का नाराम का या तालाब का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम शाह की याद में करवाया। यह भी क्वेश्चन है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उत्तर नंबर हो गया पूरा। अगला क्वेश्चन, लू का व्यरा रचनाकार। दोस्तों 4 ऑप्शन है। लू, वैसे तो लू का मतलब होता है गर्मी के समय जो लू चलती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि गर्मी के समय जो लू चलती है ना, लू से बचो रे भैया, मतलब चिलचिलाती धूप में तेज हवा भी चल जाती है, वो चमड़ी को झुलसा देती है, उसे लू बोलते हैं। लेकिन यहां लू राजस्थानी भाषा की एक रचना है, एक प्रकार का काव्य है। एक है लू, एक है डाफर। इन दोनों के बारे में मैं कई बार बताता रहा हूं। लू तो चलती है गर्मी में और डाफर अभी सर्दी में। और ये बहुत ठंड है यार, तो आज तो डाफर चल रही है, मतलब ठंड में हवा चल जाए तो है डाफर, और गर्मी हो भयंकर और तेज हवा चल जाए, लू हो गई एक प्रकार से, है ना। लू हो गई, डाफर हो गई, बादली हो गई, बादली। तीसरी बात, बारिश का मौसम हो तो बादल मंडराएंगे, है ना। लू, डाफर और बादली, 3 अलग अलग मौसमों पर 3 अलग अलग रचनाएं हैं। सुमेर सिंह शेखावत, नंद भारद्वाज, नैनूर, चंद्र सिंह बिरकाली होगा। चंद्र सिंह बिरकाली, बिरकाली। यानी ये आदमी कहता है कि गर्मी में देखो लू, सर्दी में देखो आप डाफर, और आप बारिश में यानी वर्षा के मौसम में, बारिश में, मानसून में, मैं मानसून लिख देता हूं, मानसून के मौसम में देखो आप बादली। ठीक है, फिर देखो एक चीज, कालजे की कोर, है ना। कालजे की कोर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेघदूत भी याद कर सकते हैं आप। कालजे की डोर जरूर याद करें, मैं लिखना चाहूंगा कालजे की डोर, कालजेरी डोर। कई जगह कालजेरी डोर मिलेगी, कई जगह आपको कालजे की कोर, लेकिन असली है कोर, कालजे की कोर। कोर का मतलब किनारा, कालजे का किनारा, है ना। तो याद रखें ये सारी चंद्र सिंह बिरकाली की है। लू, डाफर, बादली, कालजेरी कोर, नेकेड डोर कोर, तो ये चंद्र सिंह बिरकाली। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मारवाड़ी बोली नहीं है, कहने का मतलब है इन चारों में से कौन सी ऐसी है बोली जो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। ढडकी, बीकानेरी, अहिरवाटी, देवड़ावाटी। अब सीधी सी बात है, जो अहिरवाटी है यह कैसे संभव हो सकती है मारवाड़ी की। मारवाड़ी एक प्रकार से पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, अरावली के पिछवाड़े में। आप यूं याद करें, अरावली के पिछवाड़े में मारवाड़ी। राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या भी मारवाड़ी बोलने वालों की है, सबसे ज्यादा इलाका भी मारवाड़ी का ही है। इसकी अनेक उपबोलियां हैं, चाहे ढडकी हो, चाहे देवड़ावाटी हो, चाहे गोडवाड़ी हो, चाहे नागौरी हो, चाहे बीकानेरी हो, चाहे खेराड़ी हो, ये तमाम इसकी बोलियां हैं, उपबोलियां। ठीक है, अहिरवाटी, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अहिरवाटी मुख्यतः अलवर वाले इलाके में बोली जाती है। लेकिन देखो एक बात और है, अहिरवाटी हरियाणवी बांगरू बोलते हैं इसको। उसके बाद और एक प्रकार से राजस्थानी बोली के बीच में एक प्रकार से ही संगम का काम करती है अहिरवाटी। इसे राटी भी बोलते हैं, कई जगह इसका नाम ये भी मिलता है। वैसे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 अहिरवाटी इज राइट ऑप्शन। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर और बीकानेर। दोस्तों कृष्णा कुमारी मारवाड़ की, मेवाड़ की, जयपुर और बीकानेर। हाँ जी, पहले तो आप बताओ ये कृष्णा कुमारी कौन थी। हाँ जी, और इसकी वजह से कौन सा युद्ध हुआ। 1807 का गिंगोली का युद्ध आपको पता ही होगा। कब हुआ था? 1807 में गिंगोली का युद्ध। गिंगोली नामक एक जगह है जो कि पर्वतसर नागौर के पास है ना, एक युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में, हाँ जी, गिंगोली का युद्ध, हाँ जी सही बोल रहे हैं क्या, गिंगोली है ना। तो कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी भाई, कौन बताएगा। मैं मेवाड़ कर दूं क्या, और क्यों हुई थी लड़ाई ये भी बता सकते हो। हां चलो बढ़िया, मेवाड़ की राजकुमारी थी गुरुजी, बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है, इसका उत्तर मेवाड़ ही होगा, है ना। 2 नंबर राइट है। अगला क्वेश्चन,
मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? वागड़ का, मेरवाड़ा या मारवाड़ का, मरु का और गोंडवाड़ का। मरु महोत्सव वागड़ का तो नहीं है ना, मेरवाड़ा का भी नहीं है, मरु का है, गोंडवाड़ का है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ जी, इसमें मरु ही कर दूं क्या? मरु, मरु महोत्सव, यानी मरु महोत्सव किस पर्यटन का है? मरु का है। ठीक है, उत्तर नंबर 3 मरु, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आपको पता है हाल ही में मरु महोत्सव हुआ है फरवरी 2025 में, 9 से लेकर 12 फरवरी को, 9 से 12 फरवरी 2025 को मरु महोत्सव हुआ जैसलमेर में, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर में। ठीक है, तो 9 से 12 फरवरी, ये भी आप याद कर लें। उत्तर नंबर 3 मरु। अगला क्वेश्चन, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। समाधि सांबर में, नरेना में, दादू खोल भेराना, दादू समाधि खेड़प्पा। कितना प्यारो क्वेश्चन है। उत्तर नंबर 3 दादू खोल, दादू खोल भेराना। दादू जी, वैसे दादू के बारे में 2-3 बात है। जन्म कहां हुआ? अहमदाबाद। निधन कहां हुआ? नरेना। पार्थिव शरीर यानी समाधि अर्थात गुफा जहां पर शरीर ले जाया गया वो है भेराना पहाड़ी, भेराना पहाड़ी। इन दोनों स्थानों में लगभग 10 से 15 किलोमीटर का अंतर है, 15 किलोमीटर का अंतर है नरेना में और भेराना में। और भेराना नामक स्थान जहां पर पहाड़ी है, वैसे तो कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दादू जी ने बोला था नरेना गांव में जब निधन हुआ ना, शरीर त्याग दिया था, तो नरेना में यह बोला था कि मुझे है ना जंगल में ले जाकर के पशु पक्षियों के लिए छोड़ देना। तो चेलों ने बोले, चेले तो खूब थे, बोले कि ठीक है। जैसे इनका निधन हुआ तो नरेना गांव से रथ यात्रा निकली थी बेराना पहाड़ी तक, लगभग 15 किलोमीटर का फासला है। बेराना पहाड़ी में गए ना, हरा भरा पूरा, और इतनी गजब की हरियाली थी, बहुत बड़े अधिक मात्रा में पशु पक्षी बहुत सारे थे। तो आपको कभी मौका मिले तो जरूर जाना। मंदिर जो है, मंदिर से ऊंचा जाओगे तो एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, मूल मंदिर नीचे है। लेकिन मंदिर से नीचे आप जाओगे, वहां गुफा बनी हुई है जहां पर समाधि बोल सकते हो, आपने लिखा है ना समाधि, उस जगह आप जरूर जाके देख के आए। वो बहुत ही पवित्र स्थल है। कहते हैं कि वहां पर शरीर छोड़ दिया गया था और जानवर खा गए थे, ऐसा कह रहे हैं लोग, बाकी पता नहीं। और इनके गुरु का नाम है वृद्धानंद जी। क्वेश्चन आया हुआ है वृद्धानंद, वृद्धानंद जी, जिसका एक और नाम मिलता है बुड्ढन जी भी बोलता है इसे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक थे ये। दादू समाधि खेड़प्पा, समाधि खेड़प्पा नहीं है, खेड़प्पा जोधपुर में है जहां रामसनी संप्रदाय की पीठ है। समाधि सांबर, सांबर नहीं है, सांबर वो स्थान है जहां पर दादू पंथ की स्थापना हुई थी। सांबर में दादू पंथ की स्थापना हुई थी, ये बात याद करें। क्वेश्चन आ जाए कि दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना की, कहां की? सांबर में, नारायणा में, भेराना में या आमेर में, कुछ भी आ सकता है। और कोई क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन है। बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे। दोस्तों बागौर साहिब बहुत बढ़िया है, भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, झुंझुनू और बीकानेर। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बागौर साहिब भीलवाड़ा में है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, राजस्थान में ये भीलवाड़ा की बात हो रही है ना, ये पंजाब, देखो गुरुद्वारा अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे। एक चीज बताना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी नरेना गांव में भी आए थे, ठीक है, नरेना गांव में भी, और नरेना गांव से निकल करके पुष्कर आए और पुष्कर से आपके भीलवाड़ा में भी गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बागौर साहिब भीलवाड़ा में है, ठीक है, और नरेना साहिब गुरुद्वारा वो नरेना गांव में है। जबकि पुष्कर में क्या है? गुरुद्वारा सिंह सभा है। यह क्वेश्चन भी आ चुका है कि राजस्थान के किस स्थान पर गुरुद्वारा सिंह सभा है, तो वो पुष्कर में है। जबकि बुड्ढा जोड़ जी गुरुद्वारा कहां है? वो आपके गंगानगर, बुड्ढा जोड़ गांव वैसे रायसीनगर तहसील में आता है। और साहवा साहिब कहां आता है? चूरू जिले में। साहवा, साहवा साहिब ये चूरू जिले में।
कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्वमोहन भट्ट कौन सी प्रस्तुति? वैसे देखा जाए तो ये तो पुराना हो गया, फिर भी विश्वमोहन भट्ट को याद करना है। विश्वमोहन भट्ट जो है ये वैसे जयपुर के रहने वाले हैं। गिटार, तबला, बांसुरी, उत्तर नंबर 2। मोहन वीणा, वैसे ये वीणा का ही कोई रूप है और इस वीणा को इन्होंने खुद ने विकसित किया है। इस वीणा को खुद ने विकसित किया है तो नाम पड़ गया मोहन वीणा। देखो, मोहन वीणा, वो वीणा जो इन्होंने खुद ने बना ली है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्वमोहन भट्ट, मोहन वीणा, इनको तो पद्म श्री मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिल गया है ना, ग्रेमी पुरस्कार भी मिल गया। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2, ये जयपुर के रहने वाले हैं।